शुभ संध्या। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के 609 दिन में आप सबों का स्वागत है। आज हिंदी सेशन का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे होस्ट डॉक्टर नेहा कक्कर अभी ज्वाइन करने बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, उनका कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग इंतजार नहीं करते हैं। आइए हम लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो निरंतर पिछले 4 वर्षों से इस सेशन का आयोजन करते जा रहा है। और पिछले 1 साल से के ऊपर से हम लोग हिंदी में भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी में, और 8:30 से 9:30 अंग्रेजी में, और 9:30 से 10:30 पे हम लोग मलयालम भाषा में सुनते हैं। तो हम लोगों का जो मुख्य विचारधारा है वह है कि हम होम्योपैथी को कैसे प्रमोट करें। 2 बात है, पब्लिक में इसका रिस्पांस क्या हो। दूसरा हम लोग का है कि हम लोग अपने आप में कैसे अपने आप को मॉडिफाई करें। इसके लिए कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग प्रतिदिन एक स्पीकर के से सुनते हैं, उनसे ज्ञान का साझा करते हैं और अपने अंदर में बदलाव लाने का कोशिश करते हैं। यही एक किसी भी चिकित्सक के लिए उपयोगी है, क्योंकि चिकित्सक का मतलब ही होता है एक निरंतर पढ़ते रहना। अगर जो चिकित्सक पढ़ने से जुड़ा नहीं रहता है, वो उसे हम लोग कहते हैं कि उसका स्टॉप हो गया, उसके बाद में आगे उसका विकास रुक जाता है। तो हम सभी को आदत बनानी चाहिए कि हम लोग कैसे पढ़ते रहें। और इसी क्रम में आज हमारे विशेष मेहमान आए हैं डॉक्टर अवि शर्मा जी। आप लोग पहले भी इनसे मिल चुके हैं। डॉक्टर अवि शर्मा जी अभी पीएचडी इन्होंने किया है और एमडी पटना से ही किया है। और पहला आपको पता होगा कि ये डॉक्टर अवि शर्मा 4th जनरेशन होम्योपैथ हैं और हैनीमैन होम्यो क्लिनिक के कंसल्टेंट हैं और गेस्ट लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। एक चीज मैं विशेष डॉक्टर अवि के विषय में बोलना चाहूँगा। ये काफी लगनशील और जुझारू व्यक्ति हैं, जो अपने पिता के ही जैसे मैंने उनको भी देखा है, उनसे भी बातचीत हुई है, क्योंकि वो भी हमारे छात्र रहे हैं किसी समय में, और ये भी हमारे छात्र रहे हैं। तो दोनों में जो बदलाव है, ये ही इज मोर मॉडिफाइड और मोर बेटर देन द एल्डर जनरेशन। सो हम लोग कहेंगे कि डॉक्टर अवि शर्मा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू जनरेशन होम्योपैथ। तो वेलकम डॉक्टर अवि। एंड आज ये हम लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं, सोरा, है ना। हम लोग इससे बड़ा कंफ्यूज होते रहते हैं और अलग अलग रूप से इसे देखने का कोशिश करते हैं। हमारे स्टैलवर्ड्स ने भी इसको अपने अपने ढंग से व्याख्या किया है। तो आइए, आज डॉक्टर अवि शर्मा जी ने कलेक्शन किया है डिफरेंट व्यूज ऑफ द ऑन द सोरा। आई थिंक इट इज द टॉपिक। अवि जी, दिस इज योर टॉपिक ना? यस सर। या सो हम लोग अवि जी से इस बात को सुनते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर अवि। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर फॉर द काइंड वर्ड्स। एंड मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि सर हैं, बाकी जितने भी अपना सीनियर फैकल्टी हैं, सब टीचर्स हैं, जिनकी वजह से हम जैसे अब अपना जो नए अपना लोग आ रहे हैं, वी आर एक्चुअली पुटिंग आवर व्यूज इन फ्रंट। तो आप ही लोगों की वजह से हम सर आगे बढ़ के आए हैं, और आप ही की जो बातें पढ़ाई हुई हैं उसी से हम आगे बात करें। जैसे सर ने अभी बताया कि एक अच्छे प्रैक्टिशनर और एक अच्छे स्टूडेंट का सबसे पहला एक जो हमारे अंदर जो खूबी होती है वो होती है कि निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं। और आज का जो टॉपिक मेरा है, सोरा के विषय में बात करना। जितने भी हमारे पीछे जितने स्टॉलवर्ड्स आए हैं, उन्होंने क्या क्या पाया और किस किस तरीके से सोरा को अपनी तरीके से रिप्रेजेंट किया, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। सब जगह पे आप पढ़ेंगे कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स।
मैंने भी यही पढ़ा था जब बीएचएमएस कर रहा था। और जब आगे बढ़ा, सर के साथ बैठे, सर के साथ में ऑर्गेनन के बारे में डिस्कशन हुआ, तो मेरे को भी बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई ये जान के कि हमारे कुछ एक स्टॉलवर्ड्स थे जिनका आपस में ही समन्वय नहीं था एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मूल सिद्धांत है होम्योपैथी का, सोरा। हर किसी के अपने अलग व्यूज थे, हर किसी के अपने अलग वर्ड्स थे। तो हम स्टार्ट करेंगे सोरा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले डॉक्टर हेनिमैन से, कि डॉक्टर हेनिमैन ने सोरा के बारे में क्या बोला और डॉक्टर हेनिमैन ने सोरा को किस तरीके से पहचाना। जैसे कि हम सब लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर हेनिमैन अपने समय पे जब प्रैक्टिस कर रहे थे, किस तरीके से होम्योपैथी में आए हैं सबको पता है। जब प्रैक्टिस कर रहे थे, काफी साल प्रैक्टिस करने के बाद में उनको एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि मैं जो दवाइयां दे रहा हूं वो दवाइयां काम तो कर रही हैं, पर बार बार बीमारी वापस आ रही है। अगर मैं दवाई सही दे रहा हूं तो ये बीमारी जड़ से क्यों नहीं खत्म हो रही है। तो डॉक्टर हेनिमैन ने उस समय पे एक क्रॉनिक डिजीजेस की एक थ्योरी को के बारे में जानने की कोशिश करी। अथक प्रयास के बाद में उन्होंने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज के बारे में काफी कुछ समझा भी, पर वहां पे साइंस की कमी और समय की कमी, इन दोनों वजहों से डॉक्टर हेनिमैन ने अपनी बात को पूरी तरीके से ना समझ पाए और शायद ना समझा पाए। हर जगह, हर किताब में, जितनी भी हमने फिलॉसफी की किताब पढ़ी ऑर्गेनन को लेके, सोरा को लेके, वहां पे एक ही चीज लिखी गई सब ऑथर्स के थ्रू कि अगर डॉक्टर हेनिमैन के पास में और 50-100 साल होते तो वो ऐसी चीजें बतला देते जो शायद 1000 साल बाद भी ना होती। तो आज का स्टार्ट करते हैं सोरा हेनिमैन साहब की नजरों से। तो सबसे पहले हेनिमैन साहब ने जब सोरा के बारे में पढ़ने की कोशिश करी तो उन्होंने 1828 में सबसे पहले अपनी किताब निकाली जो थी हमारी द क्रॉनिक डिजीजेस। उसके अंदर हेनिमैन ने सोरा के बारे में जो भी पता था वो बताया। तो उसमें हेनिमैन ने सोरा को सबसे पहले बताया कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है। वहां पे साइकोसिस और सिफिलिस के बारे में तो बहुत आराम से लिख दिया गया, पर सोरा के बारे में इतने आराम से लिखा नहीं जा रहा था, क्योंकि यही नहीं पता चल रहा था कि सोरा आ कहां से रहा है, सोरा की जड़ कहां पर है। तो जब हम हेनिमैन की थ्योरी पे जाते हैं तो हेनिमैन ने कुछ एक चीजें निकाली, जिसमें सबसे पहली थी कि जो सारी की सारी जो डिजीजेस हैं वो किसी कंटैमिनेशन की वजह से हो रही हैं। और जो ये कंटैमिनेशन है जो अक्यूट कॉजेज में आ रहा है उसको सप्रेस किया जा रहा है या पैलिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी जड़ें आदमी के अंदर और ज्यादा फैला रहा है। दूसरा हेनिमैन ने बोला कि ये जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं ये 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। पहला सोरा है, दूसरा साइकोसिस है और तीसरा सिफिलिस है। सोरा को हेनिमैन ने अपने समय पे बताया कि ये हर एक आदमी के अंदर प्रेजेंट है। किस तरीके से प्रेजेंट है ये समझा नहीं पाया, और ये बात भी सच है आज तक हम जान भी नहीं पाए। हेनिमैन के ऑर्गेनन के हिसाब से जब हम सोरा को देखते हैं तो सोरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा और दूसरा सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा। और इन दोनों के बीच में वो समय जहां पे कोई सिम्टम नहीं आ रहा है उसको हम लेटेंट सोरा कह देते हैं। पहले बताया गया कि बहुत पहले बहुत बड़ी कोई ऐसी बीमारी रही होगी जो कि बहुत समय तक चली और धीरे धीरे करके वो अपने सारे के सारे सिम्टम्स को माइल्डर फॉर्म में लेकर आई, और माइल्डर फॉर्म में लेके आके अल्टीमेटली एक इच बन गई। अल्टीमेटली कुछ वेसिकुलर इरप्शंस बन गए, जिसको हम लोगों ने प्राइमरी सोर्स ऑफ सोरा कहा। जब हमने वहां पे गलत दवाइयां दी, ओल्ड स्कूल के अलग पॉइजनस एजेंट्स वहां पे लगे, जिसकी वजह से हमारा ये सारा का सारा जो मैनिफेस्टेशन है ये सप्रेस हुआ, और सप्रेस होने के बाद में एक लेटेंट फॉर्म ऑफ सोरा में चला गया।
जब ये लेटेंट फॉर्म ऑफ सोरा किसी भी एक्साइटिंग कॉज, किसी भी ऐसा कॉज जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाए, इसकी बाद में वापस आए, इसको हमने कहा सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा। हैनिमैन ने ये भी बताया कि जो ये सोरा के हमारे जितने भी अपना इरप्शंस हैं, जिनको हम वेसिकल्स कह रहे हैं, जिनको हम इच कह रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये बेसिकली हमारी बॉडी से हार्मफुल चीजें निकालने के लिए पैसेजेस हैं, ड्रेन हैं, एग्जॉस्ट्स हैं। अगर ये ड्रेन चलते रहें, अगर ये वेसिकल्स ऊपर रहें तो भी बहुत बेहतर है, पर अगर ये सप्रेस हो जाएं, अगर ये अंदर चले जाएं, ये ड्रेन्स क्लॉग हो जाएं, बंद हो जाएं, तो ये जो बीमारियां हैं ये अंदर चली जाएंगी, और ज्यादा गहरी बन जाएंगी और ज्यादा डेंजरस हो जाएंगी। लास्टली हेनिमैन ने ये बताया कि अगर मेरे को इन सब बीमारियों को जड़ से काटना है, अगर इन सब बीमारियों को जड़ से काटना है, तो मेरे को टोटलिटी पे काम करना पड़ेगा। टोटलिटी पे काम करना ही जरूरी नहीं है, हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि सोरा के बाद में जो सारी मैनिफेस्टेशंस हमारी आ रही हैं बॉडी के अंदर, उन सब में टाइमली मेडिसिन दे के, और कौन सी मेडिसिन हम दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे हैं। क्योंकि हैनिमैन ने सिर्फ टोटालिटी की बात करी, बाकी जो भी जितने स्टॉलवर्ड्स आए उन्होंने अपनी फिलॉसफी जो लिखी उसमें अपने तरीके से भी समझाया गया। तो हैनिमैनियन व्यू के हिसाब से सोरा को अगर आपको काटना था तो वो टोटालिटी पे था, और ये टोटालिटी पे जब हम दवाई दे रहे थे तो एक लॉ के अकॉर्डिंग, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कि पहले जो बीमारी के सिम्टम्स थे वो वापस आएंगे, वही अपना एग्जॉस्ट, वही अपना ड्रेन जो है वो वापस आएंगे, और वापस आने के बाद में तो ही जड़ से वो बीमारी खत्म हो पाएगी। ये हैनिमैन का थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हैनिमैन ने ये जो सोरा है, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये जो स्टार्टिंग फेज है, इसके बारे में क्या समझा और कैसे समझा। हैनिमैन ने अपने टाइम से बहुत पहले कुछ एक ऐसी बातें लिखी जहां पे हमारे को दिखता है कि उनको कुछ आइडिया था कि ये जो बीमारियां हैं ये इनहेरिटेड फॉर्म में आगे बढ़ रही हैं। पर हैनिमैन ने यहाँ पे लिखा कि ये जो बीमारियां हैं जो सीधा आगे अपना इनहेरिटेड हो रही हैं, ये हो रही हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग नर्सिंग। हैनिमैन ने यहाँ पे इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी का कोई भी रिटन प्रूफ नहीं लिखा, सिवाय कुछ एक जगहों पे जहां पे फुट नोट में उन्होंने कुछ एक वर्ड्स यूज करे जिनका लिटरल मीनिंग था इनहेरिटेड, हेरिडिटरी। अब इसके बाद में, पर अगर ये चीज हो रही है तो कुछ उन्होंने जो चीज लिखी उसके अंदर था कि जो मयाजम जो पास हो रहे हैं वो प्राइमरी इंफेक्शन के थ्रू नहीं हो रहे हैं, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं हो रहे हैं, बट हैनिमैन बोले कि ये जो इंफेक्शन मदर से चाइल्ड के थ्रू जा रहे हैं, ये किसी वेनेरियल वायरस के थ्रू जा रहे हैं। ये वायरस जो उन्होंने टर्म लिखी, ये बेसिकली जीनोम्स थे जो हेरिडिटरी अपनी जो इंफॉर्मेशन थे मदर से बच्चों पे लेकर जा रहे थे। अब हैनिमैन ने सोरा के बारे में जो बाकी अपना जो थोड़ी बहुत ही चीजें लिखी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि आई एम नॉट श्योर, मेरे को नहीं पता कि ये किस तरीके से जा रहा है, पर यहां पे कोई एक मिसिंग लिंक है, और इसी मिसिंग लिंक को जानने के लिए अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग फिलॉसफी लिखी। मेजरली जब हम सोरा की बात करते हैं तो दो मेजर अपना पिलर्स आते हैं, दो मेजर फिलॉसफीज आती हैं, एक हेनिमेनियन फिलॉसफी आती है, एक केंट फिलॉसफी आती है। हेनिमेनियन फिलॉसफी के अंदर डॉक्टर हेनिमैन ने सोरा के, जब हम सोरा को स्प्रेड करने की बात कर रहे हैं तो एक इन्फेक्टिव एजेंट की बात करी है, और वहीं पे केंट इनके थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी हो गए। इसी वजह से जैसे सर ने बोला कि हमारे को भी इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास में आज के टाइम पे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, हम आज के टाइम पे और किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो हम पॉइंट लेते हैं,
एक अपना फिलॉसफी का, और फिलॉसफी के बारे में मैं पहले ही बोल दूं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक टॉपिक है, क्योंकि फिलॉसफी का क्या है कि आप अपने हिसाब से समझते हैं, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो दिमाग आपको समझाता है, आप उसी को उसी हिसाब से देखते हैं। तो फिलॉसफी के अंदर मेरे व्यूज वो मेरे अपने हैं, और अगर आपको मेरे व्यूज में कुछ कमी लगे या आपके अपने खुद कोई व्यूज हो, तो आप प्लीज वो मुझे बताएंगे, प्लीज हम अपना उसको बात करेंगे। पर ये मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बात होती है। मैं हेनिमन का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, पर केंट का भी उतना ही ज्यादा करता हूं। तो अगले जब हम अपना फिलॉसफी की बात करते हैं, अगले स्टॉलवर्ट की, वो स्टॉलवर्ट हैं डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन हेरिंग। डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन हेरिंग जो हैं, वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं दोनों तरीके से, एक पॉजिटिव मैनर में और एक नेगेटिव मैनर में, जब हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस की। कॉन्स्टेंटीन हेरिंग ने हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर दिया, जहां पे से हेनिमन का जो वो अपना लॉ ऑफ क्योर है वो समझ में आता है कि पहली बीमारियां आएंगी और फिर वो नई जगह पर जाएंगी। अंदर से बीमारी आएगी और वो बाहर जाएगी, ऊपर से बीमारी नीचे की तरफ जाएगी। 3 लॉज ऑफ क्योर हेरिंग ने दिए हैं। पर हेरिंग ने हेनिमन को कभी खुल के सपोर्ट नहीं किया। हेरिंग ने कभी भी खुल के हेनिमन को सपोर्ट नहीं किया, जबकि ही वॉज इन दैट स्टेट। पर उसकी भी अपनी कुछ मजबूरी थी, क्योंकि हेरिंग हेनिमन से थोड़ा सा एक समय आगे आए, जहां पे हमारा जहां पे हमारा सेल थ्योरी जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी। अब जब सेल थ्योरी डेवलप हो गई थी, तब यहां पे मयाज्म की बात करना और ये कहना कि जो सारे मयाज्म से जो सारा इंफेक्शन है वो स्किन से हो रहा है, और स्किन से होने के बाद सप्रेस होके नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के बाद में वो अलग अलग बीमारियां कर रहा है। तो हेरिंग ने इन सब चीजों पे डायरेक्टली कभी कमेंट नहीं किया, और हेरिंग ने एक जगह पे लिखा, और बहुत अच्छी चीज लिखी, लॉ ऑफ क्योर देने के बाद में हेरिंग ने एक जगह पे लिखा, व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस कैन इट एक्सर्ट वेदर होम्योपैथी अडॉप्ट्स द थ्योरेटिकल ओपिनियन ऑफ हेनिमन और नॉट। कि हेनिमन जो अपना थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस दे रहे हैं, उसके बारे में बात करके क्या फायदा, जब हम टोटलिटी पे मेडिसिन दें और मेडिसिन देने के बाद में हमारे को रिजल्ट अच्छा मिल जाए। हेरिंग ने हमेशा टोटलिटी की बात करी, हेरिंग हमेशा टोटलिटी की बात करते हुए ही गए। और यहीं पे एक जर्मन होम्योपैथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड था हेनिमन से, हेनिमन को थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा अपना निग्लेक्ट करता हुआ हमारे को दिखाई दिया थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस में। इसके बाद आता है एक होम्योपैथ जिसने अपना व्यू बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, और बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करके उन्होंने हेनिमन की व्यू के अगेंस्ट अपना व्यू रख दिया, और वो है डॉक्टर केंट। एक अमेरिकन होम्योपैथ, एक स्टॉलवर्ड, जिनकी बातों को हमें समझना पड़ेगा, जिनकी बातों में कई बारी जब हम जाते हैं तब हमारे को ये देखने को मिलता है कि कुछ तो बात सही है, कुछ तो कहीं पे सही है, कई चीजें अपना अपनी जगह पे हो सकती हैं, पर कुछ बातें तो सही हैं। डॉक्टर केंट के बारे में जब हम देखते हैं, तो डॉक्टर केंट उस एरा में रहते थे जहां पे वेनेरियल डिजीजेस बहुत ज्यादा होती थी। एथिक्स ऑफ द पर्सन वर एक्चुअली वेरी करप्ट। जो एथिक्स थे, जो मॉरल कंडक्ट था आदमी का, वो बहुत करप्ट था। और डॉक्टर केंट इस चीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और डॉक्टर केंट, जब आप अपना केंट फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो केंट फिलॉसफी के अंदर आप देखते हैं कि डॉक्टर केंट बहुत ही ज्यादा रिलीजियस अपना व्यक्ति रहे हैं। तो डॉक्टर केंट जब कभी भी कोई भी चीज समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बिब्लिकल चीजों को बहुत ज्यादा अपना महत्व देने लगते हैं। तो उसके अंदर जब मैं डॉक्टर केंट की फिलॉसफी पढ़ रहा था, डॉक्टर केंट की फिलॉसफी से सोरा समझने की कोशिश कर रहा था, तो डॉक्टर केंट ने किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट को बोला ही नहीं। वो कहते हैं कि सोरा इन्फेक्शन से होता ही नहीं है, सोरा तो वो इंटरनल इच है जो मेरे दिमाग के अंदर है। वो इंटरनल इच जो दिमाग के अंदर कीड़ा बन के अंदर घुसा है, जिसकी वजह से उस कांस्टेंट मेंटल इच से
मेरे फिजिकल सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं। तो डॉक्टर केंट को जब बोलते हैं कि भाई अच्छा ये बताएंगे सोरा है कहां से, आया कहां से सोरा, तो डॉक्टर केंट कहते हैं कि ये तो पहले से ही था। अगर सोरा की जड़ पे जाना है तो आपको भगवान से ही पूछना पड़ेगा। डॉक्टर केंट ये बोलते हैं अपना फिलॉसफी में। और कि जब मेरे को ये नहीं पता, आज के टाइम का जो मैं सोरा देख रहा हूं वो एक बहुत मॉडरेट इच है। तो मैं कैथलिक स्कूल से पढ़ा हूं, और जब ये सारी बातें मैं सुन रहा था और जब जब मैं सारी बातें पढ़ रहा था, तो एक मेरे अंदर एक थॉट आया एडम और ईव का, कि ये सोरा है क्या एक्चुअली। सोरा वो करप्ट थॉट है दैट हैज क्रेप्ट इनसाइड द माइंड ऑफ द पर्सन। तो वो जो थॉट है कि एडम और ईव के पास में सब कुछ था सिवाय एक चीज के, कि वो सेब मत खाओ, डू नॉट ईट दैट एप्पल। तो वो जो एक स्नेक था, वो जो सांप था, वो जो एक एक डेविल था जिसने वो कान में वो थॉट डाला, उससे पहले केंट बोलते हैं कि जब सब चीजें बिल्कुल सही थी, आदमी पायस था, आदमी राइचियस था, आदमी के अंदर मानवता थी, ना वो मेरा, ना मैं किसी का बुरा करूंगा ना कोई मेरा बुरा करे, तब तक कुछ भी नहीं था। पर जब वो एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि ये सेब मत खाओ, क्यों मत खाओ, तो ये जो थॉट था, ये वो पहला थॉट था कि जहां पे से सोरा हमारे अंदर क्रीप इन किया। केंट बोलता है यही है वो इच जिसकी वजह से मेरे फिजिकल फॉर्म्स में अपना सारी की सारी चीजें आगे आएंगी। केंट बोलता है सोरा इज द थॉट, साइकोसिस इज द थिंकिंग, द विल, द ब्रूडिंग, बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहना, और अल्टीमेटली सिफिलिस इज द एक्शन, उस चीज पे कृत्य कर देना, काम कर देना, कि मैंने कर दिया, अब खा लिया सेब, अब देखा जाएगा। तो ये केंट का परसेप्शन था। केंट ने हेनिमैन के थॉट को बिल्कुल अपोज किया। उन्होंने कहा कि कोई इंफेक्शियस एजेंट कोई फिजिकल एजेंट नहीं है, ये वो थॉट है जिसने मेरे माइंड को करप्ट किया है, ये वो थॉट है जिसने मेरे अंदर सोरा डाला है। और ये थॉट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज के टाइम पे हमारे अंदर, सबके अंदर बर्थ से ही सोरा है, बर्थ से ही है, बर्थ से पहले ही है। ये केंट के व्यूज थे सोरा को लेकर। और भी बहुत सारे केंट ने अपने व्यूज रखे, जिसके अंदर केंट ने बोला कि जो आदमी है वो वेसल है, वो तो सिर्फ एक पात्र है, वो तो सिर्फ एक बर्तन है, इसके अंदर जो वाइटल फोर्स है वो सब्सटेंस है, और ये जो थॉट है, जो सोरा है, ये इसको करप्ट कर रहा है। ये केंट के व्यूज थे। तो जो केंट था, केंट ने जो मयाज्म की जो अप्रोच थी वो बिल्कुल अपना ऑल्टर कर दी। जब हम डॉक्टर हेनिमैन से अगर हम अपना को रिलेट करते हैं, तो केंट ने बोला कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो तो सिर्फ एक सिंपल सब्सटेंस है, और जो आदमी है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो है जो हाउस जिसके अंदर वो आदमी रहता है, उस घर के अंदर जिसके अंदर आदमी रहता है। और जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो इन्फेक्शन नहीं है, वो ट्रांसग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। अपनी मानवता से जब उसने छोड़ा, अपने आप को उस अपना राइचियसनेस से, उस जगह से उसने हटाया, दूसरे का बुरा करने का सोच लिया, तब उसके अंदर वो सो रहा है। तो ये डॉक्टर केंट के अपना कुछ एक आइडियाज थे। डॉक्टर केंट ने और भी बहुत आगे जाके बहुत अच्छे से सोरा को वर्बली, सोरा को बहुत ही ज्यादा अच्छे से, थोड़ा सा बिब्लिकल एरा में एक जगह पे डॉक्टर केंट ने नोआज आर्क की बात करी है, कि एक समय ऐसा था जब लेप्रेसी अपने चरम पर थी। जो आप अपना ऑर्गेनन की और भी बुक्स में पढ़ते हैं कि लेप्रेसी सबसे पहले हुआ करती थी, लेप्रेसी बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस थी, और उसके बाद में लेप्रेसी को सडनली कम करने के बाद में वो नॉर्मल एज में डेवलप हुआ। तो डॉक्टर केंट लिखते हैं कि नोआ को
समन हुआ कि आप सिर्फ उन राइचियस लोगों को बचा लो और बाकी सबको हम खत्म कर देते हैं, एंड वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज राइचियस पीपल। बट उनके अंदर भी वो एक सोरा का थोड़ा बहुत जो जीन था, जो माइल्डर फॉर्म ऑफ सोरा था, उसने हमने उसको कंटिन्यू किया, जहां पे वो सिर्फ एक इच के फॉर्म में हमारे को मिलता है। तो डॉक्टर केंट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉलवर्ड्स, इज एक्चुअली अपोजिंग डॉक्टर हेनिमैन्स थॉट। ये होम्योपैथी की सुंदरता है। ये होम्योपैथी का बहुत ही एक अपना एक ऐसी चीज है जिसमें हम सबको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। पर एक चीज केंट ने जो नहीं करी वो ये था कि केंट ने हमेशा टोटलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी, रादर देन एक्चुअली फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। केंट ने हमेशा कहा कि पहले टोटलिटी करो, टोटलिटी के बाद में जो भी चीज निकल के आती है उस पर आप प्रिस्क्राइब करो, और प्रिस्क्राइब करने के बाद में आपको मेडिसिन सही मिलेगी, सिमिलम सही मिलेगा। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, या फिर सोरा के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम जो है डॉक्टर J.H. एलन। इन्होंने मयाज्मेटिक मेडिसिन का इन्होंने एक प्रेवलेंस दिया। केंट के फॉलोअर थे, इन्होंने भी हैनिमैनियन थॉट को बिल्कुल अलग अपोज किया, पर इन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीम पे किया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर J.H. एलन, तो हम बात कर रहे हैं एक उस स्टॉलवर्ट की who has given so much to homeopathy, so much to homeopathy। केंट के बहुत ही ज्यादा एविड फॉलोअर थे, केंट से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इनके टाइम पे जो था, इनके टाइम पे जो है अपना जो सॉरी, इनके टाइम पे जो हमारा साइंस है वो और ज्यादा इवॉल्व हो चुका था। एलन के टाइम पे एक और चीज हो रही थी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलन एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोरा। एलन के टाइम पे वेनेरियल डिजीजेस बहुत ज्यादा पीक पे आ गई थी। तो आप देखेंगे जहां पे भी व्हेनेवर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट किसी भी एक स्टॉलवर्ट के बारे में, इनके टाइम पे जो भी चीज बहुत ज्यादा प्री डिस्पोज कर रही थी, ये उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। एक्सेप्ट हेनीमैन हु वाज माइल्स अपार्ट, वो अपने समय से बिल्कुल अलग चल रहे थे। उन्होंने जो चीज देखी वो चीज बहुत आराम से और थोड़ा सा आगे बढ़ के ही लिखी। जब हम बात करते हैं अपना जॉन हेनरी एलन की, इन्होंने साइकोसिस को मेन मयाजम बता दिया और सोरा को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहां पे वेनेरियल डिजीजेस, साइकोटिक जो हमारा अपना गोनोरिया बहुत ज्यादा फैल रखा था, तो इन्होंने साइकोसिस को ही मेन दवाई, मेन अपना बीमारी बता दी। और इनके कई टेक्स्ट में हमारे को मिलेगा कि हेनिमैन ने जहां पे एंटी सोरिक या सोरिक वर्ड यूज किया है, वहां पे J.H. एलन ने उसको रिप्लेस करके साइकोटिक वर्ड यूज कर दिया। वहां पे उन्होंने जब साइकोटिक वर्ड यूज किया, तो उसके बाद में कई जगहों पे इनका अपोज भी हुआ, कई जगहों पे इनको थोड़ी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी। बट यहां पे इन्होंने जो चीज लिखी वो ये थी कि जो साइकोसिस है, ना कि सोरा, हमारा मेन में आजम आ गया एज पर डॉक्टर एलन। और इसमें J.H. एलन ने एक और जो चीज करी रिगार्डिंग सोरा एंड रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ सोरा, तो डॉक्टर एलन ने मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया रादर देन द टोटलिटी। इन्होंने मयाजम्स को पर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, और इन्होंने बोला ये कि जो मेडिसिन्स हैं वो मयाजम के हिसाब से रखी जानी चाहिए, वो मयाजमेटिक इवैल्यूएशन के हिसाब से जानी चाहिए, और जो भी मयाजम आ रहा है उसके हिसाब से हमारे को मेडिसिन दे देनी चाहिए। तो एलन बेसिकली वाज द फर्स्ट जिसने अपना वाज द फर्स्ट कि जिसने ये बताया कि जो मयाजम है, मयाजमेटिक अप्रोच है, एंटी सोरिक, एंटी साइकोटिक और एंटी सिफिलिटिक, इसको हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी। एलन ने इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा, जो ये तो सब चीजें कंट्रोवर्शियल थी, ठीक है, पर एलन ने एक चीज पहला आदमी, पहला होम्योपैथ जिसने सबसे ज्यादा
पोटेंटली ये चीज बोली कि मयाजम्स जो हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जा रहे हैं, ये एलन ने बोली। और इसके अंदर इसने ये स्टेट किया कि जो बच्चे हैं वो बर्थ के टाइम पे ही सिक हो रहे हैं, और इनका जो मदर का सोरा है ये बच्चों के अंदर आ ही रहा है। ये एलन के जो था सबसे अपना पहली चीज एलन ने जो बोली थी वो एलन के थ्रू बोली गई। अब इसके बाद में जब हमने पहले हेनिमैन से स्टार्ट किया, हेनिमैन ने जो चीज बोली, इसके बाद में जब हम हेरिंग पे आए, हेरिंग ने थोड़ा सा डिफर किया, केंट ने बिल्कुल डिफर किया अपने म्याज़मेट अपने मयाज्म के अप्रोच को, बट टोटालिटी पे रहे। और डॉक्टर एलन हमने देखा कि थोड़ा सा बहुत ही एक्सट्रीम पे चले गए, और उन्होंने अपना मयाज्म को तो बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट किया ही, बट उन्होंने सोरा को भी डिस्क्रेडिट करके साइकोसिस को डाल दिया, और एंटी मियास्मेटिक डायथेसिस का एक वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया कि ये डायथेसिस करके एक चीज होती है। इसके बाद में जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करेंगे डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस एक्चुअली केम लेटर इन द टाइम, जिस टाइम पे माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंट और पोटेंट हो गई थी। इस समय पे सबको ये पता लग गया था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉज कर रही हैं कोई डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने डॉक्टर केंट को और डॉक्टर एलन को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट किया, और कहा कि देयर इज नथिंग एज सच, कि ये इंटरनल इच वगैरह कुछ नहीं है, ये जो कोई भी आप अपना इसको अपना थॉट को सोरा बोल रहे हैं ये नहीं है, ये एक इन्फेक्टिव एजेंट ही है। और हेनिमैन के ओरिजिनल लॉ पे, हेनिमैन की ओरिजिनल फॉर्म पे फिर से वापस गए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि उस समय पे उन्होंने ये चीज बोली कि अगर किसी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो रहा है सिफिलिस का तो वो ट्रिपेनोमा की वजह से ही हो रहा है, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है गोनोरिया का तो वो गोनोकोकस से ही हो रहा है, और अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है किसी सोरा का तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से ही हो रहा है। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने ट्यूबरकुलोसिस को लेके बहुत अच्छा काम किया, और डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने एक जगह पे ये भी हमने पाया कि लिखा कि जो सोरा है वो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस का ही एक पार्ट आ रहा। तो वहां पे उन्होंने ये लिखा जीनियस ऑफ होम्योपैथी अपनी बुक के अंदर कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, जो फैक्टर है अपना पेशेंट के अंदर, जो उनका प्राइमरी फैक्टर है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, वो ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया ही है। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस के अंदर हमारे को ये देखने को मिला कि जैसे ही हमारी साइंस मॉडर्न हुई, उन्होंने उस साइंस को मॉडर्न करते ही अपने थॉट्स को भी रेलेवेंट करके, अपने थॉट्स को एकदम से अपना प्री डिस्पोज करके सही किया, और अगर उनको कोई चीज गलत लगी तो उन्होंने आराम से और सबके सामने वो चीज सब रखी। जब इसके बाद में जब हम स्टुअर्ट क्लॉस के अपना सोरा के बारे में बहुत लंबा है, बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, आज मैंने जो बेसिक रखा है वो यही रखा है कि किस तरीके से जो हमारे ये स्टॉलवर्ड्स थे, ये हमारी क्रॉनिक डिजीज के एवोल्यूशन में किस तरीके से हमारे सोरा के एवोल्यूशन में अपना क्रेडिट दे रहे थे। लास्टली जब हम बात करते हैं तो एक छोटा सा एक अपना नाम है डॉक्टर टाइलर का, डॉक्टर मार्गरेट टाइलर, उनके नाम के बिना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बेसिक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोरा इतना ज्यादा नहीं है, बट इन्होंने फिर से हेनिमैन के रूल्स को, हेनिमैन के लॉ को फिर से ऊपर रखा, और उन्होंने कहा कि जो डिजीज है, जो सोरा है, वो एक इन्फेक्टिव एजेंट की ही वजह से हो रहा है। और डॉक्टर टाइलर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उस डॉक्टर की जिसने अक्यूट डिजीजेस के अंदर बहुत ही ज्यादा मेडिसिन दी और बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम किया। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं एक स्टॉलवर्ट की जिसने मयाजम्स के ऊपर अच्छा काम किया है, जिसका हमारे को वर्क अच्छा मयाजम्स के ऊपर देखने को पढ़ने को मिलता है, तो वो है डॉक्टर जॉर्ज विथॉल्कस। तो
तो डॉक्टर जॉर्ज विथॉल्कस मियाज्म्स के बारे में क्या बोलते हैं? डॉक्टर जॉर्ज विथॉल्कस दोबारा से हेनिमैन को क्रेडिट देते हुए बोलते हैं कि मियाज्म्स जो हैं, जो सोरा है, जो इन्फेक्टिव कॉज है, वो कोई एजेंट ही है, वो कोई एजेंट ही है। पर अब वो उस लेवल पे आ चुका है कि वो माँ बाप को जो उसने अपना इन्फेक्ट किया था, अब वो बच्चों के अंदर हेरिडिटरी अपना उसको अपना इनहेरिट कर रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर विथॉल्कस बोलते हैं कि जो मयाज्म हमारे को बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, वो पूरी तरीके से कॉपी पेस्टेड नहीं मिलेगा जो पेरेंट्स के अंदर हमारे को मिलता है, पर हमारे को उनके अंदर कुछ एक मॉडरेट या फिर कुछ एक विरुलेंट फॉर्म्स में भी मिल सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है उन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पे, जहां पे वो बच्चा रह रहा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी जिस अपना एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वो कैसा है, जिस उसमें अपना उसके पेरेंट्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ उसका रिलेशन कैसा है, वो पता लगता है। तो ये हमारे को डॉक्टर विथॉल्कस बताते हैं। इसके अलावा हमारे को डॉक्टर विथॉल्कस बताते हैं कि जो एनवायरनमेंट के टॉक्सिक्स हैं, जो हार्मफुल एजेंट्स हैं, वो मयाज्म में नहीं है। दोज आर नॉट मयाज्म्स, वो मयाज्म नहीं है, वो बिल्कुल उनके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करेंगे हमारे मियाज्मेटिक अप्रोच को, पर हम उनको प्रॉपरली मयाज्म्स के अंदर नहीं काउंट कर सकते। हम उनको सोरा साइकोसिस और सिफिलिस नहीं बोल सकते। एक जो सोरा का एक जो प्री डिस्पोजिंग अपना एक फैक्टर है, जहां पे हम उसको कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ जहां पे भी खारिश हो रही है वो सोरा हो जा रहा है, उसमें ऐसे नहीं हम अपना विथॉल्कस बोलते। वो कहते हैं कि किसी भी रीजन की वजह से अगर एक सेट ऑफ सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहा है और वो सेट ऑफ सिम्टम्स सोरा, साइकोसिस या सिफिलिस के अंदर जा रहा है, तो फिर वो अपना वही मयाज्म है। दूसरी चीज, अपना तीसरी चीज जो डॉक्टर विथॉल्कस बोलते हैं मियाज्मेटिक अप्रोच के बारे में, वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि डॉक्टर एलन ने ये बोला कि कोई एक मेडिसिन की भाई सल्फर है, सल्फर अपना एंटीसोरिक बोल देते हैं, थूजा है एंटीसाइकोटिक बोल देते हैं। हर डिजीज के, हर मेडिसिन के अंदर भी अलग अलग स्ट्रेटास ऑफ मयाज्म है। और कई बारी हमारे को मिलेगा कि एक पेशेंट है जो कि एंटीसोरिक, जो कि सोरिक है, जिसके अंदर सोरा प्रीडिस्पोज कर रहा है, उसके अंदर हमारे को मेडिसिन देनी पड़ेगी मर्कसोल। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्कसोल के अंदर सिफिलिस ही है, उसके अंदर भी अपना एक सोरा है जो कि उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए सफिशिएंट है। डायथिसिस के बारे में डॉक्टर विथॉल्कस बोलते हैं कि जो डायथिसिस है ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कि जो डायथिसिस है ये है क्या। कि डायथिसिस बेसिकली का मतलब ये नहीं है कि अगर एक पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है और उस पेशेंट के अंदर आपने पढ़ा कि अच्छा ठीक है ये सारी की सारी चीजें हैं, और आपने उसको एक मेडिसिन डायथिसिस के, चलो इनको हम एक कोई नसोड दे देते हैं या फिर इनको हम सल्फर दे देते हैं या फिर हम कुछ दे देते हैं, ऐसे नहीं है। डायथिसिस में उन्होंने बोला कि हर एक पेशेंट के अंदर एक सेट ऑफ स्ट्रेटास हैं, एक सेट ऑफ सिम्टम्स हैं। उन सिम्टम्स में जो सबसे पहले सुपरफिशियल आ रहा है, ढंग से नीचे के सारे सिम्टम्स को पढ़ने के बाद में अकॉर्डिंगली एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। जब वो मेडिसिन सही होगी तभी हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर लगेगा और बाकी सारे सिम्टम्स आराम से ऊपर आएंगे या प्रीडिस्पोज होके वापस जाएंगे, रूट कॉज पे हम एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के जो ये वाला टॉपिक था अभी, इसमें दो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। दो चीजें ये हैं कि अब ये जो दो हमारे टॉपिक्स हैं कि क्या सोरा एक वो इंटरनल इच है या सोरा वो इन्फेक्टिव एजेंट है, सोरा है क्या। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पर्सनल थॉट दूं, सोरा दोनों है, सोरा दोनों है। वो इंट्रूसिव थॉट भी जिसको आज के समय पे हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं, वो भी सो रहा है, क्योंकि जब तक दिमाग के अंदर वो थॉट नहीं आया, जिसकी वजह से हमने बार बार उसके बारे में नहीं सोचा और इतना सोचा कि बीमारी कर ली, इतनी टेंशन ले ली कि शुगर हो गई, तो वो भी सो रहा है। और वो इन्फेक्टिव कॉज जिसके बारे में
हैनिमैन और जिसके बारे में स्टुअर्ट क्लॉस बोल रहे हैं वो भी सोरा ही है। हमारे को ये देखना है कि एक कॉमन ग्राउंड जहां पे हम अपने थॉट्स को जस्टिफाई कर सकें और अच्छे से आगे इसको रिसर्च कर सके, क्योंकि फिलॉसफी है, फिलॉसफी में मेरे थॉट्स मेरे अपने हैं, मैं किस तरीके से अपने दिमाग को आगे ऐड कर रहा हूं। तो अब ये सबके ऊपर है कि वो क्या समझना चाहते हैं कि सोरा जो है, सोरा सिर्फ एक वो थॉट है या फिर वो इन्फेक्टिव एजेंट है, जिसको हम लोगों ने स्केबीज कह दिया। स्केबीज, हैनिमैन ने बोला कि वो स्केबीज वो पहला प्राइमरी इन्फेक्टिव एजेंट है जिसकी वजह से सोरा डेवलप हो रहा है, और केंट बोल रहा है कि वो तो सिर्फ एक माइट है, अगर उसको हमने हटा दिया तो सोरा हट जाएगा क्या। तो हमारे को ये चीज देखना पड़ेगा, ये चीज थोड़ा समझना पड़ेगा, और आपको भी मुझको समझाना पड़ेगा। सर लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में भी कुछ एक चीजें क्लियर हैं, पर आज भी अभी भी मेरे अंदर वो कंफ्यूजन है कि असल में वो सोरा आ कहां से रहा। तो हम आज के लिए अपना मैं टॉपिक अभी यहीं रेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी पीपीटी लास्ट टाइम पे करप्ट हो गई थी। मैंने अभी आपको बताया वो थोड़ा सा मेमोरी से ही बताया। तो इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड सर इफ इन केस आप कुछ बीच में ऐड करना चाहेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा अपना इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए। बहुत अच्छा डॉक्टर अभी आपने बहुत ही क्लैरिटी लाने का कोशिश किया है सोरा के विषय में। हालांकि हर एक लोग, जैसा कि आपने बताया, केंट से लेकर के एलन से लेकर के इथलकॉस से लेकर के, और एक बीच में एक बहुत अच्छा शब्द आपने छोड़ दिया है, ओरिटेगा का नाम भी आपको लेना चाहिए था। तो ओरिटेगा का भी एक नोट्स ऑन माइल की अलग किताब है। सर हाँ, मैं ये मेरे दिमाग हाँ, इसके इसके थोड़ा सा सर वो कॉन्सेप्ट्स है। तो काफी चीज है इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जी और हम सर। लोगों को इसमें सोचने का जरूरत पड़ता है। जी जब सर। मार्जिन की चर्चा करते हैं तो मेरे दिमाग में आपने जो कहा, दो शब्द को आपने लाया, एक ईच का, एक्सटर्नल ईच का लाया, और एक इंटरनल थॉट प्रोसेस को लाया। तो हम ऐसे मनुष्य के रूप में अगर हम लोग जन्म लेते हैं, और आपने एक बहुत अच्छा बाइबल का कहानी भी आपने सुनाया, और नो आर्क का भी आपने, जो पूरे संसार को बचाने का ये भी कहानी सुनाया। इस सारे को अगर आप देखेंगे तो ये इसमें आपस में लिंकिंग है। हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं, इन्फेक्शन मतलब कि बाहर से आता है। तो इन्फेक्शंस को लेकर के काफी चर्चा है। इन्फेक्शन होता कैसे, प्रभावित, इन्फेक्शन मतलब कि प्रभावित हो जाना, इन्फेक्टेड है ना, प्रभावित हो जाना। तो प्रभावित जो होता है उसमें आपके अंदर में भीतर में एक रिसिपिएंट होना चाहिए, एक माने लेने की क्षमता होनी चाहिए, वो रिसिपिएंट है। अगर इस नजर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रिसिपिएंट जो है सो और कुछ नहीं है, हम अपना ही, मैं ही, है ना, मैं ही हूँ। एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा जो आप लोग सभी को मैं क्लास में पढ़ाया करता था, कि एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में उसके पिताजी उसको एडमिशन करा देते हैं कॉलेज स्कूल में, और स्कूल में उसके पिताजी उसको स्कूल लेकर के जाते हैं। रास्ते में तरह तरह की चीज, उसे लुभावने चीज मिलते हैं, मिठाई का दुकान मिलता है, चॉकलेट का दुकान मिलता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा उसकी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। अब उस क्यूरियोसिटी के तहत अपने पिताजी से कहता है कि मुझे वो चाहिए, और ऐसा आम बच्चे, सभी बच्चे करते हैं। पिताजी को जल्दीबाजी होता है, स्कूल का समय होता है, और शायद पैसे की भी कमी होती होगी उस समय में, तो वो अपने ढंग से कहते अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। बच्चे थोड़ी देर के लिए मान जाता है। फिर यही सिलसिला चलता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और उसे मिलता नहीं है। और जब तक नहीं मिलता तो उसकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और इस बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि आप बढ़ने के क्रम में वो उसके उसके एक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि एक दिन क्या करता है कि पिताजी के पॉकेट से
एक पैसा ले लेता है, चलो मैं खुद नजर बचा करके ले लूंगा। अब जैसे ही आपने, अब ये कहानी जो है तो सीधे आपका एप्पल वाली कहानी है। नजर बचा करके ले लिया पैसा, और पैसा लेने के बाद में वो बाजार में खरीद लिया। लेकिन जैसे कहते हैं कि आपने कहा जैसे उसने सेव खाया तो उसके दिमाग में आ गया कि मुझे कोई गलती हुआ, क्राइम, गिल्ट फीलिंग, है ना, गिल्ट फीलिंग, कॉन्साइंस, एंजाइटी, कॉन्साइंस, तो इस बच्चे में भी आया और उसी समय में इसका बीजारोपण हो गया। तो इट इज ए कंट्रोवर्शियल थॉट्स दैट विच अराइजेज विद इन दम। ईच को अगर आप देखेंगे, ईच को अगर आप डिफाइन करने का कोशिश करेंगे, बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में बात करने का कोशिश करेंगे, तो मैं ईच को कैसे बताता हूँ। ईच इज ए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द, टू एंड फ्रो मोशन, है ना। आप जब खुजली करते हो तो हाथ को आगे ले जाते हो, हाथ को पीछे ले जाते हो, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, ये जो द्वंद्व है, यह द्वंद्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह द्वंद्व जो है सो एक ईच का, ये इसको हम लोग मेंटल ईच कहते हैं। ईच यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक एक्सटर्नल के कारण हो रहा, ये इंटरनल। लेकिन जब तक इंटरनल ईच नहीं होगा तो एक्सटर्नल ईच नहीं होगा। जब तक इंटरनल ईच नहीं होगा तब तक एक्सटर्नल ईच नहीं होगा। इसीलिए उसके अंदर में रेसिपिएंट पावर होना चाहिए। ये मैंने समझने का जो कोशिश किया सोरा के विषय में, है ना, सोरा या माइज्म के विषय में। अब आइए थोड़ी देर के लिए माइज्म वर्ड को भी देखें। माइज्म का हम लोग आज के आधुनिक भाषा में क्या कहते हैं? पॉल्यूशन है ना, इन्फेक्शन। पॉल्यूट हो जाने का मतलब कि इन्फेक्शन होना। हम लोग कैसे कैसे पॉल्यूट होते हैं? अगर सत्संग में सतगुरु के साथ में रहे तो सतगुरु का पॉल्यूशन हो जाता है। हाँ, उनकी विचारधारा को आप अपना लेते हो तो जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, और एक दुर्जन के संगत में आते हो तो दुर्जन का मिल जाता है। अब दोनों तो इन्फेक्शन हो रहा है ना। Yes, sir. दोनों तो इन्फेक्शन है, एक पॉजिटिव इन्फेक्शन हो रहा है, एक नेगेटिव इन्फेक्शन होता है। ये हमारे मानवीय जीवन का इमोशन, हमारा मनुष्य के रूप में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो मनुष्य का 3 बेसिक फंडामेंटल होता है। एक सबसे प्राइमरी होता है इमोशंस, है ना, जिससे कि वो संसार से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास है। उसके बाद में उसका इंटेलेक्ट होता है, उसके अंदर में यानी कि इंटेलेक्ट, उसका बुद्धि होती है, और एक तीसरा होता है उसका इच्छा। तो इमोशंस के कारण इंटेलेक्ट इकट्ठा होता है, इंटेलेक्ट से आकर के विल से इच्छा होता है। तो इमोशंस जो है सो प्राइमरी लेवल पर इफेक्टेड होता है, और यही इमोशंस जो है सो प्राइमरी रोल प्ले करता है आपको इच्छा में। आप एक अच्छे वातावरण में पैदा हुआ। मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आपका संस्कार, है ना, हम लोग रिपोर्टरी में भी बहुत कुछ देखते हैं, रूब्रिक्स। एक रूब्रिक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्लेप्टोमेनिया यानी चोरी करने की आदत। क्लेप्टोमेनिया किसको कहेंगे? क्लेप्टोमेनिया कहाँ कहेंगे और कहाँ नहीं कहेंगे? अगर एक बच्चा एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ की चोरी करना एक परंपरा है, चोरों का संसार है, चोरों की दुनिया है, चोरों का, है ना, ऐसा होता है, और उसी में उसका संस्कार मिला, तो उसके लिए चोरी करना पाप है क्या? उसका तो लाइवलीहुड है ना, उसका तो लाइवलीहुड है। तो इसको हम क्लेप्टोमेनिया तो नहीं कहेंगे ना। अब इसी चीज को चले आइए, अगर एक बच्चा जो कि यहाँ की धर्म का और काफी यहाँ पर है, उस बच्चे संसार में उसका जन्म होता है, वहां पर वह कहता है, तो वहां पर चोरी करता है, तब वहां पर जाकर के ये होता है कि ये डेविएशन है। ये डेविएशन आया कहाँ से? ये डेविएशन आया कहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ से आया। और यही जो है सो इन्फेक्शन का एक कारण होता है। उस समाज में भी जहाँ की बहुत ही सात्विक लोग रह रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग रह रहे हैं, उनके कारण भी इस तरह की बातें पैदा हो रहा है ना। उस वहां भी वह प्रदूषित हो गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक जगह पर तो वह उसका एक पॉजिटिव, उसका उसका धर्म बना, उसका रिलीजन बना, एक जगह पर यह रिलीजन गलत हो गया। एक अलग बहुत ही
महत्वपूर्ण इस चर्चा है इस पर। और इस गहन अध्ययन में आपने बहुत अच्छा कहा, इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ थॉट्स, सॉरी, इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अपना देखते हैं, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपका माजमा का भी है। हमारे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में और क्रॉनिक डिजीज में, दोनों में अंतर है। क्रॉनिक डिजीज ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के बाद में आ रहा है, या उसके कंटेम्प्रेरी बीच में डेवलप करता रह गया, कोरिलेट होता चला गया। लेकिन क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हैनीमैन ने अपने आप को थोड़ा सा एक अलग रूप देखने को मिलता है। वहां पहले कहते हैं कि वाइटल प्रिंसिपल कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं नहीं, वाइटल प्रिंसिपल एक इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड वाइटल प्रिंसिपल। और वाइटल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, या तो सिद्धांत जो है सो आप प्रदूषित होने का उसका टेंडेंसी है। और फिर उसी क्रॉनिक डिजीज में कहते हैं, once the things get accepted in your life, entered in, it cannot be erased। आप क्रॉनिक डिजीज को बड़ा ध्यान से पढ़िए। कहते हैं कि कोई भी आपके माइंड में छाप लग जाता है तो वह उसको इरेज नहीं किया जाता, यानी कि आपके मेमोरी कंटेंट में वो चला आता है। और इसके मॉडर्न साइंस भी मानता है। हम लोग बहुत सारे चीज रास्ता में देखते हैं, बहुत सारी बातें हमारे होते रहती है, और उसमें हम लोग देखते क्या है, कुछ चीज हम लोग भूल जाते हैं, है ना, कुछ आया गया हो जाता है, लेकिन फिर बाद में चल करके वो क्या आपके दिमाग से निकल गया? नहीं, निकलता नहीं, वो आपके दिमाग में इम्बेडेड हो गया। कहते हैं ना, ये हम लोग का जो जीवन है वो एक फ्लाइट का, जो एरोप्लेन का जो कॉकपिट होता है, उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है। राइट फ्रॉम योर बर्थ एंड टिल नाउ, जिस एज में है, सारे इवेंट्स आपके रिकॉर्डेड हैं, एंड दे कम एज पर, सो दिस, ये जो है तो आपके उसी के हिसाब से आना जाना उसका लगा रहता है। ये सारे फिलोसफी जो नए मॉडर्न के साथ में, नए संसार के समय के साथ में हम लोग जब इस तरह से आते चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें थॉट प्रोसेस को, हमारे माइंड प्रोसेस को समझने का कोशिश करना चाहिए। हम लोग इसके क्लिनिकल यूज के लिए भी बात करते हैं, एज ए प्रैक्टिशनर हम लोग क्लिनिकल यूज के लिए, लेकिन जब तक इसके बेसिक्स को अच्छा से समझेंगे नहीं तो क्लिनिकल यूज, क्योंकि क्लिनिकल यूज में अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस करते हैं किसी एक फिलोसॉफी को लेकर के, केंट को लेकर के, या हैनीमैन को लेकर के, या रॉबर्ट को लेकर के, या एलेंस को लेकर के, तो आप कहीं ना कहीं पर अधूरे रह जाते हैं। और एक इवोल्यूशनरी, केंट जो है सो हैनीमैन के बाद में है, और केंट का जो परिवेश है, जिस वातावरण में केंट का जन्म हुआ, जिस वातावरण में विकास हुआ, वह वातावरण कौन सा था? स्वीडनबॉर्ग का। स्वीडनबॉर्गियन फिलोसॉफी के कारण केंट का दिमाग जो है सो एक सुपर नेचुरल पावर में था, है ना। हैनीमैन का उस तरह से नहीं था, हैनीमैन का नहीं था। हैनीमैन ने एक भौतिकता में से जन्म लिए हैं, और भौतिक ज्ञान वहां से उनका आया है। तो भौतिक विज्ञान और स्पिरिचुअल साइंस दोनों में बहुत अंतर होता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि फिलोसफी कहाँ है? फिलोसफी हमारे हर एक व्यक्ति का एक अपने आप में एक फिलोसफी होता है, और हम भारतीय में तो बहुत ज्यादा फिलोसफर होते हैं। जितना भी ज्यादा सोचेंगे उतना फिलोसफी होगा ही, है ना। सोचना फिलोसफी तो है ही, और हम अगर फिलोसफी ना हो तो हमारा दिमाग, हम सोचेंगे ही नहीं। और इसी क्रम में मैं हैनीमैन का एक और आर्टिकल का जिक्र करूंगा, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। सब लोग समझते हैं, और मैं सभी को कहता हूँ कि मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस को आप ना पढ़े तो होम्योपैथी भी नहीं समझ में आएगा। मेडिसिन, डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि इट इज इवोल्यूशन, लाइफ इज इवोल्यूशन। हैनीमैन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं, वह मान रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा नहीं है। इसमें कहते हैं कि मैं वह जो कर रहा हूँ, हैनीमैन ने कभी नहीं सोचा होगा कि चांद पर भी आदमी जा सकता है। हैनीमैन ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग एरोप्लेन पर उड़ सकते हैं, उनके जमाने में शायद नहीं था। तो जो चीज नहीं था, तो कहते हैं कि जो मैं नहीं जानता हूं, क्या दुनिया नहीं जानती है या नहीं जानेगी, है ना, नहीं जानेगी।
और एक फिलॉसफी के कारण ही हम लोग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। कहते हैं रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र आया, तो एक थॉट्स प्रोसेस ही था। उसमें कहाँ था पुष्पक विमान और कहाँ था हवाई जहाज, लेकिन वह थॉट प्रोसेस जो है सो एक आपको फिलॉसफी से ले आया। इसलिए ऑर्गन हेनिमेनियन मायजमा, केंटियन मायजमा, अब मैं यहाँ पर क्लास ये आपके बात को ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हेनिमेनियन मायजमा, केंटियन मायजमा, विथलकॉस मायजमा, ये सारे चीज जो है आपको एज ए प्रैक्टिशनर इसका ये मत मान लीजिए कि ही वॉज राइट एंड ही वॉज रॉन्ग। नो, ऑलवेज राइट। सभी अपने अपने दृष्टिकोण से सही थे। बात केवल है कि उनका एक लिमिटेशन। तो आप अपने आप को उनके वातावरण में रह करके देखिए, उनके सिचुएशंस में रह करके देखिए, तो आपको बात में समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों बोले और केंट ने ऐसा क्यों कहा। विथलकॉस के विषय में सभी लोग आप जानते होंगे। विथलकॉस को होम्योपैथी का प्राइमरी नॉलेज कहाँ से हुआ? ये कैलकाटा से है, और कैलकेटियन होम्योपैथी का इसके ऊपर में छाप है ना। कैलकाटा का होम्योपैथी का इनके, क्योंकि अपने प्रारंभिक समय में होम्योपैथी पढ़ने के लिए वो कैलकाटा के गलियों में भटका करते थे, आते थे और खोज देखते थे, और वहां पर है। तो ये इनका भी जो थॉट्स प्रोसेस है वो आपको इंडियन होम्योपैथ के साथ में मिलता जुलता है। इसलिए हम लोग विथलकॉस को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया करते हैं, क्योंकि हमारे मेंटलिटी से मिलता है। हमारे मेंटलिटी से जो भी मिलेगा हमको अप्रिशिएट करेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। यही तो हमारा हम लोगों का है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि जो आदमी जिस मेंटलिटी से बोल रहा है, अपने आप में हर एक लोग सही होता है और दूसरे के नजर में वो सभी लोग गलत होते हैं, है ना। तो यही प्रोसेस है। इसको लेकर के हम लोगों ने काफी चर्चा किया है। अभी जी ने आज एक अच्छा समय हम लोग, अच्छा विषय हम लोगों का साथ में छेड़ा है, और मैं समझता हूँ कि अभी जी का यह विषय और भी आगे, मैं रवि जी को कहूंगा कि आप थोड़ा सा और भी इसको लेकर के इस पर एक दिन और चर्चा रखा जाए। हमें बहुत समय हम लोग आपका ले चुके हैं। इसी बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आज का समय हम लोगों का 3 मिनट का बचा हुआ है, और मैं हम लोग कुछ समय राम प्रवेश जी को भी दे सकते हैं। राम प्रवेश जी, आप कुछ अनम्यूट करके बोलिए। राम प्रवेश जी को बोलने के पहले मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा, उनका आज बर्थडे भी है। डॉक्टर राम प्रवेश जी, आप सुन रहे हैं? यस सर, सर प्रणाम। आपका बर्थडे भी है, मिठाई उठाई खिलाइए हम लोग को। एकदम खिलाएंगे सर। सभी को प्रणाम, और डॉक्टर एवी शर्मा जी को बधाई, और हमारे बर्थडे पर जो भी दिए हैं बधाई, उनको जो है प्रणाम। बहुत अच्छा चीज बताए, लेकिन हम 2 श्लोक में बताना चाहते हैं कि चोरा क्या। हमारा होम्योपैथिक साइंस डायनेमिक है, और जो डिजीज इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, माइंड से होता है। तो हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि चोरा कहां से आया। सुनहु ताकर मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोग। हे भाई, मन का रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाते हैं। तो क्या है मन का रोग? मोह सकल व्याधिनकर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुतूला। मोही बीमारी का जड़ है, मोहित डिजायर। जैसे सर ने बच्चा मांगा मिठाई, तो इच्छा मोही बीमारी का जड़ है। फिर उससे अनेक प्रकार का बीमारी की उत्पत्ति होती है। तो मोह मीन्स होता है लगाव, संपर्क, नजदीकी, बहुत ज्यादा लगाव। चाय पीने का बहुत ज्यादा इच्छा, किसी को मिठाई खाने का बहुत ज्यादा इच्छा, तो यह लगा हुआ, और उससे फिर धीरे धीरे बीमारी होती है जो इनविजिबल है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम। सर, इंटरनल नीड्स, इंटरनल नीड्स, यस सर। अब बंद कीजिए, क्योंकि आपको सबको हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, और हम अच्छा, लोग चलिए सर, बहुत बहुत नहीं करना धन्यवाद। चाहते हैं।
बंद नहीं हाँ। करना चाहते हैं, लेकिन समय चाहता है कि आपको बंद कर दिया जाए। ना ना एकदम ठीक है ठीक है। सर, तो ठीक है। थैंक यू राम प्रवेश जी, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को बताया है। और अभी शर्मा जी, आप हैं अभी रूम में? हाँ, यू आर, आप प्रेजेंट है? यस सर, यस हाँ, सर। सो आज का सेशन हम लोगों का समाप्त हो गया है और डॉक्टर धनेश ज्वाइन कर चुके हैं इंग्लिश सेशन के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे और आप इस विषय पर एक बार और चिंतन कीजिए और एक और समय इसी विषय पर लेंगे हम लोग। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड ओवर टू यू डॉक्टर धनेश फॉर योर इंग्लिश सेशन।